हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन, यू आर वाचिंग उत्कर्ष लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। आजकल जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो आपने ये सुना होगा कि काफ़ी सारे जो लॉज हैं वो रिपील किए जा रहे हैं। सबसे पहले आपने कृषि कानून जो फार्म लॉज हैं उन्हें रिपील करने के बारे में सुना। उसके अलावा उत्तराखंड के अंदर जो देवस्थानम एक्ट है उसके बारे में भी सुना। और आपने ये भी सुना होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर जो 3 स्टेट वाला लॉ है वो भी रिपील कर दिया गया है। तो इन तीनों एक्ट्स के बारे में बहुत ही कम शब्दों में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि कौन से लॉज को रिपील किया गया है। तो पहला हमारा जो एक्ट होगा जिसे रिपील किया गया है वो 3 कैपिटल वाला है। तो रिपील कर दिया है 3 कैपिटल प्लान फॉर स्टेट। तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर ये 3 कैपिटल प्लान क्या है। 2014 के अंदर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों अलग हो गए थे। ठीक है, दोनों टूट के 2 स्टेट बन गए। अब हुआ ये कि जो हैदराबाद है वो चला गया तेलंगाना के अंदर और आंध्र प्रदेश के पास में कोई कैपिटल बची नहीं। तो नया जो स्टेट बना है उसके लिए एक कैपिटल की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या हुआ, 2014 के अंदर एक एक्ट बनाया गया, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014। ठीक है, कि ये एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अमरावती को एक कैपिटल बनाएंगे। उसके अंदर जितने भी सेक्रेटेरिएट हैं, जो भी हाई कोर्ट्स हैं या फिर जो भी हमें लेजिस्लेचर चाहिए, उन सारी की बिल्डिंग्स बनानी पड़ेगी। प्लस कैपिटल के अंदर बहुत सारे ऑफिसेज होते हैं, वो सब बनाना पड़ेगा। तो ये इस एक्ट के तहत हम लोग बनाने वाले थे, मतलब आंध्र प्रदेश में बनाने वाले थे। ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, 3 कैपिटल प्लान लाया गया जिसके अंदर विशाखापट्टनम को भी, अमरावती को भी और कुर्नूल को भी, इन तीनों शहरों को कैपिटल बनाने की योजना बनी। क्या योजना बनी कि अमरावती को बनाएंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम को बनाएंगे हम लोग एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती को बनाएंगे हम लोग लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल को बनाएंगे हम लोग जुडिशियल कैपिटल। मतलब हाई कोर्ट होगा कुर्नूल के अंदर, जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो होगी अमरावती के अंदर, और जो हमारे सेक्रेटेरिएट वगैरह होते हैं, एग्जीक्यूटिव के काम होते हैं, वो सारी बनेंगी विशाखापट्टनम के अंदर। ठीक है, अब मैप के अंदर आपको ये तीनों की तीनों 1 2 3 तीनों की तीनों डिस्ट्रिक्ट दिख रही है। अब इसके अंदर क्या है, आपको पता पड़ रहा होगा कि ये जो आंध्र प्रदेश को है ये लगभग 3 बराबर भाग में बांट रही है। ठीक है, लगभग 3 बराबर भाग में बांट रही है। इसका मतलब जो यहां पे लॉ मेकर्स थे वो ये चाहते थे कि आंध्र प्रदेश एज ए स्टेट का ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए। मान लेते हैं कि अगर सिर्फ कैपिटल यहां छोड़ दी जाए तो इसके आसपास वाले रीजन जो हैं वहां पे ज्यादा डेवलपमेंट होगा और बाकी जो कोने में जो रीजन रह जाते हैं वहां पे कम थोड़ा सा डेवलपमेंट होगा। तो उन्होंने ये कहा कि 3 तरह की चीजें हमें चाहिए होती है और 3 टाइप के कैपिटल हम लोग बना लेते हैं। पर अब क्या हो रहा है, इसे रोल बैक कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑन ऑल रीजन रिपील बिल 2021, मतलब रिपील किया जा रहा है। अब वापस से सोचा जाएगा कि हमें कैसे कैपिटल के ऊपर काम करना है। अब 3 कैपिटल नहीं होगी, सिंगल ही होगी। ठीक है, अब देखिए, जब ये रिपील हो जाएगा तो कोई लॉ इसके अंदर नहीं रहेगा, लॉ मोशन में नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। जब ये रिपील हो जाएगा तो फिर वापस से 2014 वाला जो एक्ट है वो एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 2014 में भी एक एक्ट बना था और बाद में 2021 में भी हम लोग एक एक्ट को रिपील कर रहे हैं। तो 2014 वाला एक्ट जो है ये वापस से एग्जिस्टेंस के अंदर आ जाएगा और अब अमरावती के ऊपर फोकस होने के ज्यादा चांसेस हैं। प्लान अभी नहीं आया है, जैसे ही प्लान आएगा हम लोग वैसे ही और एक नया वीडियो लेके आएंगे। देखिए, पर्पस क्या था जो अभी हमने डिस्कस किया, वही यहां पे लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल पार्ट्स एट आंध्र प्रदेश अकॉर्डिंग टू श्री बाग पैक्ट। श्री बाग पैक्ट एक नाम जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके अकॉर्डिंग पूरा जो स्टेट है, ऐसा कुछ स्टेट दिख रहा था आंध्र प्रदेश का, तो 1 2 3 पार्ट्स हो गए, इनका ऑल राउंड डेवलपमेंट होना चाहिए, श्री बाग पैक्ट के अंदर कहा गया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने सोचा था कि 3 हम लोग कैपिटल बनाएंगे। पर बाद में क्या हुआ, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, जो आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम श्रीराम, इन्होंने इंफॉर्म किया कि हम लोग इस लॉ को वापस ले रहे हैं। इन्फॉर्म्ड हाई कोर्ट अबाउट डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट टू टेक बैक लॉज। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा
यहां पे हमें समझ में आ गया। सिंपल सी बात है, पहली चीज हम लोगों ने जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को बांटा तो आंध्र प्रदेश के पास में कोई राजधानी नहीं रही, तो उसने ये डिसाइड किया कि हम लोग अमरावती नाम की कैपिटल बनाएंगे। पर बाद में थोड़ा सा और डेवलपमेंट हुआ, उन्होंने कहा हम 3 कैपिटल बनाएंगे, एक विशाखापट्टनम होगी, दूसरी अमरावती होगी और तीसरी होगी कुरनूल, जहां पे हम लोग एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल कैपिटल्स को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, पर अब उस लॉ को वापस रिपील कर दिया गया है, नया प्लान आएगा, एक कैपिटल बनाई जाएगी। अगले लॉ पे आते हैं। ये जो लॉ है इसका नाम है देवस्थानम एक्ट, शॉर्ट में कहते हैं। उत्तराखंड गवर्नमेंट रिपील्ड 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट 2019। 2019 के अंदर क्या हुआ, उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, त्रिवेंद्र सिंह रावत, यहां पे फोटो लगी हुई है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने एक एक्ट पास किया जिसके अंदर क्या हो रहा था, जो 4 धाम हैं और साथ में अलाइड 49 टेम्पल्स हैं, उनके मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास करवाया। ठीक है, पर प्रेजेंट सीएम जो कि पुष्कर सिंह धामी है, यहां पे आप उनकी फोटो देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी ने ये एक्ट वापस ले लिया है। ठीक है, अभी 2022 में इलेक्शंस भी आने वाले हैं, प्लस इस एक्ट का बहुत ज्यादा विरोध भी हो रहा था। ठीक है, क्यों विरोध हो रहा था, क्योंकि सारी की सारी जो मैनेजमेंट की, पॉलिसी मेकिंग की या फिर फंड ट्रांसफर की, ये सब जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में चली जा रही थी। हम देखेंगे कि कैसे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में जा रही थी, उसी चीज से आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये एक्ट वापस से लिया गया है। ठीक है, पॉलिटिकली काफी बातें हो रही है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें पॉलिटिकल ओपिनियंस काफी ज्यादा है, हमें उन सबको छोड़ना है, सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है कि कहां कहां ये एक्ट काम आएगा हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, 30 नवंबर को रिपील कर दिया गया है, अभी हाल फिलहाल ये वापस से रिपील हो गया है। तो सर इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले मैं ये बताता हूं। 4 धाम है हमारे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। 4 धाम है हमारे उत्तराखंड के अंदर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। ये काफी मतलब फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं हिंदुओं के लिए, तो यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु जाते हैं, यहाँ पे दर्शन करते हैं। उसके अलावा भी उत्तराखंड को कहा जाता है देवों की भूमि, तो वहाँ पे टेम्पल्स बहुत सारे हैं, 49 और टेम्पल्स इस एक्ट के अंडर आते थे। तो टोटल कितने हो गए, 53। 4 तो धाम प्लस 49 टेम्पल्स, टोटल हो गए हमारे 53 ऐसे टेम्पल्स जिनके पास में दान दक्षिणा बहुत आती थी, पैसा बहुत आता था। हमारे टेम्पल्स जो है वो काफी रिच हैं, क्योंकि देश भर के लोग अपनी श्रद्धा अनुसार जितना दान दे सकते हैं देते हैं। तो इन टेम्पल्स के पास काफी पैसा था, काफी पैसा है इनफैक्ट। तो इसलिए क्या हो गया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम इनसे लेंगे पैसा, अगर पैसा नहीं भी लेंगे तो इनका फंड कैसे यूटिलाइज होना चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। पर इसका किया प्रोटेस्ट, इसका हुआ प्रोटेस्ट किसने किया, प्रोटेस्ट वही करेंगे जिनके हाथ से पावर जा रही है, महंत हैं, मठाधीश हैं, इन सारे लोगों के। प्लस इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आता है, क्या नाम आता है, 4 धाम हक हकूकधारी तीर्थ पुरोहित महापंचायत के प्रेसिडेंट के कोठिया। ये नाम जरूर याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा न्यूज में नहीं है, बट स्टिल हमें एग्जाम देना है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका पूरा नाम क्या है, 4 धाम हक हकूकदारी तीर्थ पुरोहित महापंचायत प्रेसिडेंट के कोठिया। ये लीड कर रहे थे इस प्रोटेस्ट को। अब इस प्रोटेस्ट की जीत हो गई है तो इन्हीं को फेस माना जा सकता है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था सर, सबसे पहले देखा जाए तो अंग्रेजों के टाइम में 1939 के अंदर श्री बद्रीनाथ श्री केदारनाथ एक्ट 1939 पास हुआ। अंग्रेजों को भी पता था बहुत बड़ा मठ है, बहुत बड़े यहाँ पे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है, तो यहाँ पे पैसा आएगा, उसे मैनेज करने की जरूरत है। लोगों का पैसा है, कोई अपने नाम पे ना कर ले, प्रॉपर्टीज है, सिर्फ पैसा नहीं है। काफी लोग मंदिरों को अपनी जमीन, अपने गांव दान कर देते हैं, पुरोहितों को काफी सारी चीजें दान हो जाती थी, तो काफी सारी प्रॉपर्टी भी है, उसे मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए। अंग्रेजों ने ये सोचा और वो 1939 के अंदर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ एक्ट लेके आए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति बनाई गई, जिसके अंदर 4 तो धाम थे, वही 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 धाम प्लस 45 और टेम्पल्स, तो टोटल हो गए 49। 1939 वाले एक्ट के अंदर 49 टेम्पल्स थे, अभी वाले एक्ट के अंदर कितने हैं, 49 प्लस 4 हो गए 53, जो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने देखा। ठीक है,
इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ने ज्यादा छेड़छाड़ी नहीं की, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं, अपनी तरफ से एक आईएएस ऑफिसर को बिठा देते थे जो कि सीईओ होता था, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। सीनियर आईएएस ऑफिसर क्या होता था, एक सीईओ होता था, उसकी देखरेख में काम होता था, बट स्टिल मोर और लेस द मैनेजमेंट वाज इन द हैंड्स ऑफ पुरोहित, मठाधीश या फिर जो हकूकदार हैं उन लोगों के पास में। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ, गवर्नमेंट को चाहिए थी पावर, ये 1939 से चला आ रहा था, गवर्नमेंट को चाहिए थी थोड़ी सी पावर, उन्होंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया, एक दिसंबर 2019 के अंदर बिल इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने एक बोर्ड बना दिया, उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड 2020। अब इस बोर्ड की खासियत क्या है, आप देखिए क्यों इसका विरोध हो रहा था। यहां पे लिखा हुआ है इस बोर्ड की खासियत क्या है, जो सिर्फ पहले एक आईएएस ऑफिसर हुआ करता था सीईओ, अब उसकी जगह पे यहां पे ये लोग आ गए। सबसे पहले चेयरमैन कौन बनेगा बोर्ड का, सीएम साहब। ठीक है, जो स्टेट के सीएम है, जो उत्तराखंड के सीएम है, वो बन जाएंगे इस मैनेजमेंट बोर्ड के, देवस्थानम मैनेजमेंट बोर्ड के चेयरमैन। और वाइस चेयरमैन कौन बनेगा, मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। जो भी उत्तराखंड स्टेट के मिनिस्टर ऑफ रिलीजियस अफेयर होंगे वो बन जाएंगे वाइस चेयरमैन। ठीक है, उसके अलावा अदर मेंबर कौन होंगे, 2 एमएलएज ऑफ गंगोत्री एंड यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री के एमएलए जो होंगे वो मेंबर होंगे। उसके अलावा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वो भी हो जाएंगे मेंबर। तो 3 यहां मेंबर हो गए, 2 लोग ये लोग हो गए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। और सीईओ अभी भी सीनियर आईएएस ऑफिसर रहेगा, सीनियर आईएएस ऑफिसर ये अभी भी क्या रहेगा, सीईओ रहेगा। ठीक है, चेयरमैन अलग है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अलग है। अब यहां पे देख के आपको क्या पता लग रहा है, यहां पे देख के आपको यह पता लग रहा है कि पहले जहां सिर्फ एक सीईओ हुआ करता था गवर्नमेंट की तरफ से, सीनियर आईएएस ऑफिसर, अब यहां पे ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट बोर्ड है ये चला गया इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट, हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब गवर्नमेंट ने पूरा कंट्रोल ले लिया, जितना पैसा आएगा, जितना दान आएगा, जितनी हमारी प्रॉपर्टी है, जितनी मंदिरों की प्रॉपर्टी है, ये सारी की सारी गवर्नमेंट अपने हिसाब से पैसा उसका खर्च कर सकती है। वो चाहे तो कोविड रिलीफ में लगा सकती है, वो चाहे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स या फिर इन सब अलग अलग चीज़ों में लगा सकती है। सुनने में ठीक लग रहा है, पर महंत को, पुजारियों को, हकदार को, मठाधीश को, इन लोगों को ये चीज़ें ठीक नहीं लगी। उन्होंने कहा कि मंदिर का पैसा है, मंदिर के काम आने दो। इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि इस लॉ को रिपील करना पड़ा, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि इस लॉ को रिपील करना पड़ा। अब ये जो लॉ है ये रिपील हो चुका है। अब इससे रिलेटेड रिपील करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज, क्यों मंदिर का पैसा मंदिर वाले ही यूज करेंगे, स्टेट क्यों नहीं यूज कर सकता? आप कह सकते हैं सर स्टेट यूज कर रहा है, पैसा है, अब लोगों ने दिया, सरकार अपनी तरफ से यूज करे। एक इसके अंदर स्पेशल वर्डिक्ट है, पद्मनाभा स्वामी टेम्पल वर्डिक्ट। इसके अंदर क्या हुआ था, जो रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर है, ट्रावनकोर एक जगह है, रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर है, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि टेम्पल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट का पूरा अधिकार होगा किसका, जो पहले से इसका मैनेजमेंट करते आ रहे हैं, जो कि थे ट्रावनकोर की रॉयल फैमिली। इसी चीज से हमें यह पता पड़ता है कि जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स हैं उसके साथ में छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब मुझे ये राइट कहां से मिला कि मैं अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता हूं, राइट टू रिलीजियस अफेयर्स आखिरकार मुझे मिला कहां से? तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आर्टिकल 25 टू 28 राइट टू रिलीजियस अफेयर की बात करते हैं, जिसमें भी 25 और 26 इस पर्टिकुलर केस के अंदर साइट किए गए थे। एक और है प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ, क्योंकि टेंपल के पास में प्रॉपर्टी भी है, उसी को मैनेज करना है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉ है आर्टिकल 31A में, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था। बहुत डीप में नहीं जाना है, सिर्फ आर्टिकल्स के नाम याद रखिए, 25, 26 और 31A, जिसके अंदर 31A क्या है, प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स, प्रॉपर्टी रिलेटेड राइट्स। ठीक है, अब हमारे जो प्रियम्बल है उसके अंदर भी एक सेकुलर वर्ड है। सेकुलर का मतलब हम लोग नेगेटिव सेकुलर नहीं यूज करते हैं, पॉजिटिव सेकुलर यूज करते हैं। इसका मतलब कोई भी रिलीजन नहीं होगा, हम ये नहीं कहते हैं, जिसके पास जो रिलीजन है उस रिलीजन को वो प्रोफेस कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज है फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 टू 28, ये याद रखिएगा, आपके कहीं भी काम आ सकता है। ठीक है,
लास्ट में आता है हमारा शो स्टॉपर। इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, 1 साल से आप सुनते आ रहे थे। 3 फॉर्म लॉज हैं और प्लस इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसे आप सर्च करके देख सकते हैं। मैं बस ये बता रहा हूँ कि 2021 के अंदर लोकसभा ने विंटर सेशन के अंदर आते ही सबसे पहले जो 3 फार्म लॉज हैं उन्हें रिपील कर दिया है। इनको रिपील करने के बाद हमें यह समझ में आया कि गवर्नमेंट जो है वो अपने लॉज को वापस रोल बैक भी कर सकती है। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को उत्कर्ष लॉ क्लासेस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगे या बुरी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके अलावा अगर आपको इसी सीरीज़ में कोई भी शॉर्ट वीडियो चाहिए तो उसका सजेशन भी आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।